India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को लगाई फटकार, कहा आपकी वजह से देश का माहौल बिगड़ा है, मांगनी चाहिए थी टीवी पर माफी। दिल्ली पुलिस को भी लगी फटकार, सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका खारिज। उद्धव ठाकरे गुट को 16 विधायकों की अयोग्यता वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट का याचिका को तत्काल सुनने से इनकार, 11 जुलाई को होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस किया जारी। याचिका में रिमांड को दी गई चुनौती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता की 16 सप्ताह की गर्भ समाप्त करने की दी अनुमति, कहा बच्चे को जन्म देने के लिए नहीं किया जा सकता मजबूर। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत करेंगे कोर्ट्स राउंडअप की। पैगंबर मोहम्मद विवादित टिप्पणी मामले में नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बेहद सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आपके बयान के कारण ही देश का माहौल बिगड़ा है। नुपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि कई एफआईआर के बावजूद दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को छू तक नहीं पाई है। ये नुपुर के राजनीतिक असर को बताता है। नुपुर शर्मा के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में शिकायत दर्ज करवाई गई थी और इन सब याचिकाओं को नुपुर ने दिल्ली ट्रांसफर करने की गुजारिश की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि वह हाई कोर्ट का रुख करें। सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी से जुड़े नुपुर शर्मा मामले में कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कहा कि आपकी वजह से देश का पूरा माहौल बिगड़ा है और आपने माफी मांगने में काफी देर कर दी। इसके अलावा अदालत ने दिल्ली पुलिस को भी फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि टीवी चैनल ने कोर्ट में विचाराधीन मुद्दे पर डिबेट क्यों की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने पूछा, टीवी चैनल को इस मामले पर डिबेट करने की क्या जरूरत थी, केवल एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए। नुपुर शर्मा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने सुनवाई में कहा कि सिंह ने तर्क दिया कि बयान उकसाने की स्थिति में दिए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे पर एक ही समुदाय के भीतर गंभीर बहस चल रही है और शर्मा की टिप्पणी इससे हटकर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चैनल के पास इस मामले पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने आगे कहा कि अगर शर्मा बहस के कथित दुरुपयोग से व्यथित हैं, तो उन्हें एंकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए थी। पीठ ने शर्मा की टिप्पणियों को खारिज कर दिया और कहा कि उनकी ढीली जुबान ने देश में आग लगा दी और उदयपुर हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। कोर्ट ने कहा उसने देश भर में भावनाओं को भड़काया है। देश में जो हो रहा है उसके लिए ये महिला अकेले जिम्मेदार है। जैसे ही शर्मा की ओर से पेश एडवोकेट मनिंदर सिंह ने उनके द्वारा जारी लिखित माफी की ओर इशारा किया, अदालत ने कहा उन्हें टीवी चैनल में जाकर देश से माफी मांगनी चाहिए थी। उन्होंने माफी मांगने में भी देरी की है और वो भी सशर्त रूप से कहती हैं कि अगर भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस दौरान नुपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि टीवी पर कुछ दूसरे पैनलिस्ट बार बार शिवलिंग के बारे में अपमानजनक बातें कह रहे थे। नुपुर का किसी धर्म का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। वकील ने कहा अगर कोर्ट का ये नजरिया है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बेमानी हो जाएगी, जिस पर कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा
कि इस स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की प्रवक्ता होने से किसी के खिलाफ अपमानजनक बातें करने का लाइसेंस नहीं मिलता है। उन्होंने आगे कहा, ये बिल्कुल भी धार्मिक लोग नहीं हैं, ये भड़काऊ बयान देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शर्मा पर निचली अदालतों को दरकिनार कर सीधे शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने पर भी आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा, याचिका में उसके अहंकार की बू आती है कि देश के मजिस्ट्रेट उसके लिए बहुत छोटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अजय गौतम द्वारा सीजेआई को दी गई पत्र याचिका में नुपुर शर्मा के खिलाफ जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा की गई टिप्पणी को वापस लेने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि नुपुर शर्मा को फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। उधर एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को तगड़ा झटका दिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 11 जुलाई को ही अन्य केसों के साथ ही इस मसले पर सुनवाई की जाएगी। इस मसले पर तत्काल सुनवाई नहीं हो सकती। 11 जुलाई को बहुमत परीक्षण को चुनौती देने वाली अर्जी समेत सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई करेंगे। शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद वकील कपिल सिब्बल भड़क गए और उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी का डांस नहीं चल रहा है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि हम आंख खोलकर बैठे हुए हैं। शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और 15 अन्य विधायकों को उनकी अयोग्यता पर अंतिम निर्णय होने तक सदन से निलंबन की मांग की है। शिंदे और उक्त विधायकों के खिलाफ अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिकाएं दायर की गई हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ ने शुक्रवार सुबह सीनियर वकील कपिल सिब्बल द्वारा तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद मुख्य याचिकाओं के साथ 11 जुलाई को आवेदन पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की। सिब्बल ने कहा, 29 जून के आदेश के बाद एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कोई विलय नहीं किया गया। आप सदन को कैसे नियंत्रित करने जा रहे हैं? किसके व्हिप का पालन किया जाना है? जिस क्षण उन्होंने शपथ ली है, उन्होंने पैरा 2 के तहत अयोग्यता का सामना किया है। वो पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र कोई तमाशा नहीं है। जस्टिस कांत ने कहा, मिस्टर सिब्बल, हम इस मुद्दे से अवगत हैं। हमने अपनी आंखें बंद नहीं की हैं। हम 11 जुलाई को विचार करेंगे। एकनाथ शिंदे और 15 बागी विधायकों द्वारा डिप्टी स्पीकर द्वारा शुरू की गई अयोग्यता कार्यवाही को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं में याचिका को इंटरलॉक्यूटरी अर्जी के रूप में स्थानांतरित किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने 27 जून को शिंदे समूह को डिप्टी स्पीकर के नोटिस का जवाब देने के लिए समय 12 जुलाई तक बढ़ाकर राहत दी थी। 2 दिन बाद राज्यपाल ने तत्कालीन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। हालांकि राज्यपाल के निर्देश को शिवसेना ने चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 29 जून को इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। एकनाथ शिंदे ने गुरुवार नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नए आवेदन में तर्क दिया गया कि एकनाथ शिंदे गुट द्वारा किए गए विद्रोह के बावजूद मूल शिवसेना राजनीतिक दल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बना हुआ है। आवेदक का तर्क है कि दोषी विधायकों ने भाजपा के मोहरे के रूप में काम किया और चूंकि उन्होंने दल बदल कानून का संवैधानिक उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें एक दिन के लिए भी सदन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें कथित आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े एक मामले में दिल्ली पुलिस को दी गई रिमांड को चुनौती दी गई थी। बता दें कि ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। पुलिस रिमांड को चुनौती देने का मामला मोहम्मद जुबैर की तरफ से वकील वृंदा ग्रोवर ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने अपनी लड़ाई लड़ते हुए ये मामला 2018 का है। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आधी कार्रवाई की है।
ग्रोवर ने पुलिस रिमांड का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा जुबैर को बेंगलोर ले जाने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पब्लिक का पैसा बेकार करने का क्या मतलब है, जबकि यह इतना महत्वपूर्ण मामला नहीं है। ग्रोवर ने कहा कि यह जमानत से संबंधित मामला है, इसमें अधिकतम सजा 3 साल है और एक ट्वीट भी मार्च 2018 का है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता नई दिल्ली हाईकोर्ट को उन्होंने बताया कि वे इस मामले में केंद्र के लिए नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के लिए पेश हो रहे हैं। इस पर ग्रोवर ने सवाल उठाते हुए कहा कि इतने छोटे मामले में मेहता का शामिल होना ये बताता है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है। वहीं हाईकोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि कल हिरासत की अवधि समाप्त हो रही है और उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, कल ही मामला कोर्ट के सामने आएगा, तो आप वहीं अदालत में अपनी बात क्यों नहीं रखते। इस पर ग्रोवर ने दलील दी कि ये लिमिटेड मामला नहीं है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। क्या इस मामले में रिमांड की जरूरत थी? क्या मेरा पासपोर्ट, मेरा लैपटॉप लिया जा सकता है? ये एक पैटर्न बन गया है। उन्होंने कहा एक छोटे से मामले में गिरफ्तारी क्यों? उस ट्वीट पर कुछ खास नहीं है कि इसके लिए गिरफ्तारी की जाए। तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा कि हम इस मामले में कोर्ट में जवाब दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि एफआईआर का मतलब किसी भी मामले में केवल कार्रवाई शुरू करना है। इसमें जांच अधिकारी को कई अन्य दस्तावेज या सामग्री या सबूत मिल सकते हैं, जिससे ये जानकारी मिल सकती है कि कोई ऐसा भी अपराध किया गया है जो प्राथमिकी में नहीं हो सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग की 16 सप्ताह की गर्भ समाप्त करने की अनुमति उसको दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, उसके पास बच्चे को जन्म देने या ना देने का विकल्प है। नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात की इजाजत पीठ ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 की धारा 3 में गर्भ को समाप्त करने का प्रावधान है। पीठ ने कहा कि गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार करना उसे गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर करने के समान होगा, जो न केवल उस पर बोझ होगा बल्कि उसको मानसिक तौर पर भी प्रताड़ित करेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक नाबालिग को 16 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी, जो यौन शोषण का शिकार थी और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के लिए एक ऑब्जर्वेशन होम में कस्टडी में है। जस्टिस A.S. चांदुरकर और जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि बच्चे को जन्म देने या ना देना एक महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अविभाज्य हिस्सा है, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। कोर्ट ने कहा कि उसे बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, उसके पास बच्चे को जन्म देने या ना देने का विकल्प है। याचिकाकर्ता नाबालिग है और उसने हत्या का अपराध किया है और वह एक ऑब्जर्वेशन होम में हिरासत में है। जांच अधिकारी को पता चला कि वह यौन शोषण के कारण गर्भवती है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि वह आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से है और यौन शोषण के कारण भी उसे आघात लगा है, जिसका वह लगातार सामना कर रही है। उसने दलील दी कि उसकी परिस्थितियों को देखते हुए उसके लिए एक बच्चा पैदा करना मुश्किल होगा। ना तो वे आर्थिक रूप से सक्षम है और ना ही मानसिक रूप से। इसके अलावा ये एक अवांछित गर्भ है। पीठ ने एक मेडिकल रिपोर्ट मांगी जिसमें देखा गया कि उसकी गर्भ 16 सप्ताह की है। हालांकि कोर्ट ने उसके गर्भ को समाप्त करने के लिए सहमति दी। पीठ ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 की धारा 3 में गर्भ को समाप्त करने का प्रावधान है। कोर्ट ने कहा कि कुछ स्थितियों में 12 सप्ताह के बाद गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता नाबालिग है और अविवाहित है, वह यौन शोषण का शिकार है। इसके अलावा वह हत्या के एक अपराध के लिए एक ऑब्जर्वेशन होम में उसे रखा गया है। वह एक गरीब पृष्ठभूमि से है। वह ये भी तर्क देती है कि गर्भ अवांछित है और वह गंभीर आघात से पीड़ित है। पीठ ने कहा कि गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार करना उसे गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर करने के समान होगा, जो न केवल उस पर बोझ होगा बल्कि इससे उसके मानसिक स्वास्थ्य को भी गंभीर चोट पहुंचेगी। इन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता की गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आदेश में तृणमूल कांग्रेस से तपन दत्ता की हत्या की जांच सीआईडी पश्चिम बंगाल से सीबीआई को स्थानांतरित करने को कहा गया है। हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस की बल्ली जच्चा ब्लॉक इकाई के तत्कालीन उपाध्यक्ष दत्ता की 6 मई 2011 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ब्लॉक इकाई 750 एकड़ की भूमि को भरने से रोकने के लिए आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी जब दत्ता की हत्या हुई।
इसके बाद राज्य ने हत्या के मामले में सीआईडी जांच का आदेश दिया। मृतक टीएमसी नेता की विधवा प्रतिमा दत्ता ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। दत्ता ने आरोप लगाया कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री अरूप रॉय और उसके पति ने की हत्या की साजिश में शामिल हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने अपील का उल्लेख किया। मामले को तत्काल आधार पर सूचीबद्ध करने पर सहमति जताते हुए पीठ ने टिप्पणी की कि मामले की सुनवाई अगले सप्ताह या 4 या 5 जुलाई को होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज राजशेखर मंथा ने कहा कि राज्य पुलिस पर कुछ लोगों और उनके नापाक कार्यों को बचाने के लिए दबाव से इनकार नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि अभियोजक द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने और पर्याप्त रूप से गवाहों से पूछताछ करने में प्रदर्शित ढिलाई दर्शाती है कि अभियोजक अपने कर्तव्यों का पर्याप्त रूप से निर्वहन करने में विफल रहा है। हाईकोर्ट ने सीआईडी पश्चिम बंगाल को तुरंत सीबीआई को जांच सौंपने का निर्देश दिया और संबंधित ट्रायल कोर्ट को 6 महीने की अवधि के भीतर मुकदमे को पूरा करने का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने टीएमसी नेता तपन दत्ता की हत्या की सीबीआई जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात नगरपालिका अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत नगरपालिका कर्मचारी 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने या उसके बाद 3 महीने का नोटिस देकर किसी भी समय सेवानिवृत्त हो सकते हैं। जस्टिस बीरेन वैष्णव की पीठ ने कहा कि नियम बनाने के लिए धारा 271 के तहत शक्तियों के प्रयोग में ये नगरपालिका की शक्तियों के भीतर है। नियम 5 के प्रावधान से संकेत मिलता है कि एक कर्मचारी के खिलाफ नगरपालिका द्वारा कार्रवाई की जा सकती है जहां कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचता है। ये निश्चित रूप से उसके एवज में 3 महीने का नोटिस और नोटिस वेतन दिए जाने के अधीन है। कोर्ट पाटन नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा दायर संदर्भों के संबंध में लेबर कोर्ट के अवार्ड को चुनौती देने वाली एक चुनौती पर सुनवाई कर रहा था। कर्मचारियों में से एक नगरपालिका के साथ काम कर रहा था और 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के लिए याचिकाकर्ता नगरपालिका के स्टैंड को चुनौती देते हुए लेबर कोर्ट के समक्ष एक औद्योगिक विवाद उठाया, जबकि वह 60 वर्ष की आयु तक जारी रखने का हकदार था। लेबर कोर्ट ने याचिकाओं को अनुमति दी थी और बहाल करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लंबे समय से चले आ रहे विवाद को निपटाने के लिए नगरपालिका द्वारा कर्मचारियों को 3 महीने का वेतन दिया गया था। डिवीजन बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि गुजरात नगरपालिका अधिनियम के तहत प्रत्येक नगरपालिका को धारा 271 के तहत राज्य सरकार की मंजूरी के अधीन अपने स्वयं के मामलों के लिए अपने नियम बनाने की शक्ति दी गई है। कर्मचारी अधिनियम के तहत नियम 5 को चुनौती देते हैं तो जो नगरपालिका को एक कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करके उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है, उसे भी खारिज कर दिया गया। प्रतिवादी द्वारा 2 महीने के वेतन के भुगतान के लिए एक अतिरिक्त तर्क को खंडपीठ ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि नगरपालिका द्वारा नियम 5 के अनुसार 3 महीने का नोटिस दिया गया था, फिर अपील स्वीकार की गई। दिवंगत गायक राजनेता सिद्धू मूसेवाला की मैनेजर शगनप्रीत सिंह ने युवा अकाली नेता विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या के मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की। सिंह ने एक और याचिका को भी स्थानांतरित करने की मांग की है, जिसमें उसने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार से जीवन के लिए संभावित खतरे का हवाला देते हुए सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। जस्टिस अनूप चित्कारी की बेंच ने 30 जून को मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 जुलाई 2022 तक जांच में स्टेटस रिपोर्ट मांगी। हालांकि अदालत ने सिंह को कोई राहत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये नोट किया गया कि फिलहाल वे ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है और इस तरह सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी अंतरिम राहत या तत्काल आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि बिश्नोई के करीबी रहे गोल्डी बरार ने पिछले महीने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। ये दावा किया गया था कि मूसेवाला और उसके मैनेजर शगुनप्रीत की मिट्टू खेड़ा की हत्या में सक्रिय भूमिका थी, इसलिए उसकी मौत का बदला लेने के लिए मूसेवाला को मारा गया। कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने फेसबुक पोस्ट में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली, क्योंकि वह विक्रमजीत सिंह मिट्टू खेड़ा की मौत का बदला लेना चाहता था। विक्की लॉरेंस बिश्नोई के कॉलेज फ्रेंड था और अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और सतविंदर सिंह और गोल्डी बरार से जीवन के लिए संभावित खतरे का हवाला देते हुए शगुनप्रीत ने हाईकोर्ट का रुख किया। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.